देखो बेटा, जो अब हमारा रिमेनिंग टॉपिक है उसमें है कलर। और कलर के बाद है हमारा मेटल और कार्बोनिल की बॉन्डिंग, मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग। देखो, जो अब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इस टॉपिक का नाम है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल एंटिटी और कोऑर्डिनेशन एंटिटी। मतलब जब चार लिगेंड डी ऑर्बिटल में बॉन्ड बनाएंगे तो क्या होगा, बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने ऑक्टाहेड्रल फील्ड में पढ़ा था। बस फर्क क्या है इस बार कि जो आपका डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स ऑर्बिटल हैं उनको रिपल्शन ज्यादा फील होगी, क्योंकि जो जो टेट्राहेड्रल जो चार लिगेंड हैं वो इनके आमने सामने आ जाते हैं। इस बार इसके ईजी वाले ऑर्बिटल के सामने नहीं आते, टी टू जी के सामने आ जाते हैं। तो हम इस तरह से दिखाते हैं। ये जो सेंटर लाइन है, मीन पोजीशन, इसे बैरी सेंटर कहते हैं। इस एनर्जी गैप को डेल्टा टी कहते हैं। डेल्टा टी का मतलब है आपका क्या, याद है ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल फील्ड। नीचे वाली वैल्यू 3/5, ऊपर वाली वैल्यू 2/5। इस डेल्टा टी को 10 DQ भी कहते हैं। जैसे इसकी पूरी वैल्यू 1 मान लो तो इसको उन्होंने 10 माना हुआ है, 10 DQ। DQ का मतलब यही होता है स्प्लिटिंग फील्ड एनर्जी। 2/5 का मतलब 0.4 मतलब 40%, 3/5 का मतलब 0.6 मतलब 60%। थोड़ी सी थ्योरी पढ़ के सुनाता हूँ, बस आपने इसे ध्यान रखना है। इन टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी फॉर्मेशन, d orbital splitting is inverted and is smaller as compared to octahedral field। याद रखना कि octahedral field में splitting energy ज्यादा होती है, tetrahedral में कम होती है। For the same metal, the same ligand and metal ligand distance, it can be shown that delta t, ये याद रखना एक बार, delta t मतलब tetrahedral की splitting energy is equal to nearly half। अगर ये 4/8 होता तो nearly half हो जाता ना, तो approximately half of octahedral field। तो अगर आपसे कोई पूछे जस्ट कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा टी एंड डेल्टा ओ, एनर्जी रिलेशन, तो आप बोलोगे डेल्टा टी इज नियरली हाफ ऑफ डेल्टा ओ। तो हाफ से थोड़ा सा ये वो है, तो आप इसे बोल सकते हैं नियरली हाफ। Consequently, the orbital splitting energies are not sufficiently large for forcing pairing, and therefore low spin configurations are rarely observed। ये एनर्जी गैप कम होता है तो इलेक्ट्रॉन इजीली ऊपर वाले ऑर्बिटल में चल जाता है। इस कारण यहाँ पे हाई स्पिन ज्यादा मिलते हैं और लो स्पिन मिलने के चांस बहुत रेयर हैं। तो आप देखो, बहुत ही ये सिंपल टॉपिक है, कुछ भी नहीं है। अगर आपने ऑक्टाहेड्रल समझ लिया है तो यहाँ पे कुछ नहीं है। T2G का कोई खास कोई मीनिंग नहीं होता, EG का भी कोई मीनिंग नहीं होता। बस T2G मतलब यहाँ पे 3 ऑर्बिटल दिखाए हैं तो 3 डिनोशंस दे दिए हैं, T2G और EG। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो अब देखो, जो हमारा अगला टॉपिक है, टॉपिक का नाम है कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था आपको कि जब भी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती है तो डी ऑर्बिटल को हम तोड़ देते हैं। अब जो आपका डी ऑर्बिटल है उसके इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा सकते हैं, मतलब एक्साइट हो सकते हैं। तो अगर पेपर में कभी क्वेश्चन आ जाए कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं ये कलर्ड क्यों होते हैं, देखो पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये कलर्ड क्यों होते हैं, तो आपने बहुत ही सिंपल आंसर देना है, बिकॉज ऑफ डी डी ट्रांजिशन। बस कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं इनमें डी डी स्प्लिटिंग हो जाती है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है डी ईजी से T2G में जा सकता है और T2G से EG में जा सकता है, तो ट्रांजिशन हो सकता है इलेक्ट्रॉन का। और जब भी ऐसा होगा तो एनर्जी लॉस या गेन होगी, तो इस चक्कर में वो कलर देता है। तो अब देखो, इसको आंसर मैं पढ़ता हूँ, समझना, और बहुत ही सिंपल है। द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी attribute the color of coordination compound to dd transition, dd splitting को ही कहते हैं, of electron from T2G to EG orbital in octahedral field, और tetrahedral में इसका उल्टा हो जाएगा, EG to T2G complex and form EG, ये ना E लिखा है ना आप, EG and T2G orbital in tetrahedral complexes। In the absence of ligand, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डज नॉट अकर। ये भी याद रखना कि अगर लिगेंड नहीं है तो अपने आप इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन कब होगी, जब लिगेंड्स आते हैं, जब रिपल्शन होगी तभी। Hence the substance is colorless। For example, removal of water from titanium hexaaqua chloride on heating renders it colorless। Similarly, anhydrous CuSO4 is white, but when 5 water molecule is present तो ये as a ligand behave करेगा, it becomes blue in color।
तो आपने मोटा मोटा क्या याद रखना है, मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया भाई जो आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये कलर्ड क्यों होते हैं, तो आपने सिंपल आंसर देना है बिकॉज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स undergo DD transition in the presence of ligands, because complex compounds undergoes DD transition in the presence of complex compounds, just keep in mind। तो जब आप इसी टॉपिक को अपने बुक में देखोगे ना तो उन्होंने ना कलर भी बताए हैं कौन सा कंपाउंड कौन सा कलर देगा, तो अगर आप वो रट सकते हो रट लो अपनी बुक से, क्योंकि वो रटने वाला काम है। कंपटीशन में मतलब तकरीबन 5 कंपाउंड बताए हैं, आप अपनी अगर एनसीईआरटी बुक भी देखोगे तो उन्होंने ना कलर्स बताए हैं कौन कौन से होंगे, और कलर्स का रीजन बताया हुआ है कि हमारी आंखों को वो कलर दिखते हैं जो रिफ्लेक्ट होते हैं, जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, नहीं दिखते, तो वो थोड़ा रट्टा लगाने वाला काम है, बट बेसिक रीजन है डीडी ट्रांजिशन। तो अगर आप वो रट सकते हो अपनी बुक से, उसे आप रट लीजिए, कंपटीशन में कलर पूछ सकते हैं। अब आता है टॉपिक लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब देखो हमने जितनी भी थ्योरी पढ़ी है जनरली वो थ्योरी कुछ चीजें एक्सप्लेन करती हैं कुछ नहीं कर पाती, तो हर थ्योरी की सक्सेस भी है और कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी है, क्योंकि हर थ्योरी हर चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकती, तो हर डिफरेंट चीज को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज बनाई गई। तो लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, as the ligands are considered as point charge, जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसने लिगेंड को पॉइंट चार्ज माना था, और क्या माना था, आयनिक बॉन्ड कंसीडर किया था उसने। द एनायनिक लिगेंड शुड एक्सर्ट ग्रेटर स्प्लिटिंग इफेक्ट, ये भी उसने एज्यूम किया था कि जो आयनिक एनायनिक लिगेंड्स हैं नेगेटिव वाले वो ग्रेटर स्प्लिटिंग इफेक्ट करेंगे। हाउएवर द एनायनिक लिगेंड्स आर फाउंड एट द लो एंड ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कहता है कि जो हमारे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर हम उसमें देखें तो वो लो एंड पे हैं, तो ये एक एक्सेप्शन हो गई। लो एंड मतलब शुरुआत में है और एंड में जाके स्ट्रॉन्ग लिगेंड बनते हैं इस तरीके से, तो वो लो एंड की बात कर रहा है। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट कोवलेंट करेक्टर, तो ये दो लिमिटेशंस थी कि उसने कोवलेंट मॉलिक्यूल की कुछ नहीं बात की, और दूसरी चीज उसने बोला कि जो एनायनिक लिगेंड है शुड एक्सर्ट ग्रेटर स्प्लिटिंग इफेक्ट, कि जो एनायनिक लिगेंड है सिर्फ वही ग्रेटर करेंगे। However, the anionic ligands are found at low end of the spectrochemical series। तो ये दो limitations थी, कुछ नहीं है, just keep in mind। आप लोग बेटा इसे नोट भी कर लेना साथ साथ अगर कर सकते हो, नहीं तो बाद में वीडियो भेजूंगा आप कर लेना वहां से। अब आता है हमारा इस चैप्टर का अगला टॉपिक। अब देखो मैं आज जितना भी करा रहा हूँ ना आपने सुनना है, समझना है, याद रखना है। अब देखो ध्यान से, टॉपिक का नाम है मेटल कार्बोनिल्स। मेटल मतलब मेटल, ये रहा मेटल, सीओ को कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बोनिल कहते हैं। तो जो मेटल कार्बोनिल है ये सारी टाइप्स हैं उसकी, जैसे निकल टेट्रा कार्बोनिल, आयरन पेंटा कार्बोनिल, डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल, फिर क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल, डाई मैग्नीशियम डेका कार्बोनिल। तो इन सभी में क्या दिखाया हुआ है आपको, एक मेटल है और एक कार्बोनिल है। मेटल कार्बोनिल मतलब कार्बन, कार्बन ने बॉन्ड बनाया, कार्बन को कहते हैं ऑर्गेनिक, तो इसे ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड भी कहते हैं। मेटल है और कार्बोनिल है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। इनकी कई बार स्ट्रक्चर्स आ जाती हैं हमें बनाने के लिए, तो हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट इसको ध्यान में रखना है। मेटल कार्बोनिल्स आर, देखो मेटल मतलब मेटल, कार्बोनिल मतलब सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड। मेटल कार्बोनिल्स आर ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनो मतलब कार्बन ने बॉन्ड बनाना है मेटल के साथ, ऑर्गेनो मतलब कार्बन ने मेटल के साथ बॉन्ड बनाना है, इन विच कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट एज द लिगेंड। जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है वो लिगेंड बिहेव कर रहा है, बिल्कुल हमें क्लियर है, ये मेटल है बाकी लिगेंड्स हैं। These compounds are formed by most of transition metals, और ये देखा गया है कि जो ये कंपाउंड है ट्रांजिशन मेटल्स में है। स्ट्रक्चर ऑफ सम मेटल कार्बोनिल आर गिवन बिलो। तो अगर आपसे पेपर में पूछ लें कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मेटल कार्बोनिल, तो आप बोलेंगे दे आर ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स। व्हाई? बिकॉज कार्बोनिल कार्बन मेक कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स। तो ये कभी स्ट्रक्चर्स आई तो नहीं है पेपर में बनाने को, बट आपके इंटरनल एग्जाम्स में ये कई बार पूछ ली जाती हैं कि भाई एनआई मेटल कार्बोनिल की स्ट्रक्चर बनाओ, NiCO4, मेटल कार्बोनिल का दूसरा नाम क्या है, तो आप बोलोगे ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। अब आप देखो सीओ है और मेटल है, तो इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ फिर हम आगे चलते हैं अपने इसी डिस्कशन में। देखो टॉपिक का जो हमारा नाम है, तो टॉपिक का नाम है हमारा
मेटल कार्बोनिल। मेटल मतलब मेटल और लिगेंड है, कार्बोनिल लिगेंड है, और इस लिगेंड को हम कहते हैं CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका एक और नाम है कॉल्ड ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनो मतलब कार्बन, CO आ गया ना, तो कार्बन बॉन्ड बना रहा है। मेटल मतलब एनी मेटल। तो किसी मेटल के साथ कार्बोनिल ने अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, इसे हम कहते हैं मेटल कार्बोनिल। कीप इन माइंड। अब देखो जो मेटल होता है ना, मेटल में होते हैं डी ऑर्बिटल। डी तो हम इस तरह से दिखा सकते हैं मेटल, और डी मतलब 5 ऑर्बिटल। पता है ना डी का मतलब कितने ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल। अब मैं कार्बोनिल समझाता हूँ। कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन कहता है अपने 2 दे दो, तो इसके 8 हो जाते हैं। कार्बन कहता है तो अगर मुझे अपना 2 दे भी देगा तो भी 8 नहीं होंगे, मेरे साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो ये बॉन्ड कुछ इस तरह से बनता है, C ट्रिपल बॉन्ड O। तो ये आपने +1 में भी पढ़ा हुआ है। अब जो ये वाला लिगेंड है ना, जब इसके साथ बॉन्ड बनाता है तो ये वाले अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है एज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब आप इसको समझो। अब आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ी हुई है ना, जैसे पाई अपना सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, इस तरह से पढ़ा हुआ है ना। तो ये मॉलिक्यूल है बेसिकली। तो मॉलिक्यूल में पाई स्टार बॉन्ड होते हैं, मतलब एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग होते हैं, और ये मेटल है। मेटल के पास d ऑर्बिटल है, तो मैं इस तरह से 1 2 3 4 5 इस तरह से मैंने मेटल के 5 ऑर्बिटल दिखा दिए। मतलब मैं आपको क्या समझा रहा हूं, मैं आपको मेटल और कार्बोनिल की बॉन्डिंग समझा रहा हूं। इस बॉन्डिंग को हम सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं, सिनर्जिक SY। अभी मैं आगे अपनी स्लाइड में दिखाता हूं। तो इस यहाँ पे मैं सिर्फ आपको क्या दिखाना चाह रहा था, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि मेटल कार्बोनिल में मेटल और कार्बन का बॉन्ड बनता है। कार्बन आने से इसका नाम बन गया ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। फिर मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड की लुईस डॉट स्ट्रक्चर दिखा दी। मैं ये दिखाने में इंटरेस्टेड था कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बना रहा है कार्बन, क्योंकि कार्बन के पास है। अच्छा, कई बच्चों के माइंड में आता है कि ऑक्सीजन क्यों नहीं बनाता। तो जो कार्बन है ना, कार्बन का साइज जो है इतना होता है कि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के बाद एक स्टेबल बॉन्ड बना सकता है। ये थोड़ा आयनिक करैक्टर इंड्यूस हो जाता है, तो ऐसे आप अपने माइंड में डाल सकते हो। फिर मैंने आपको बताया कि जो मेटल है उसमें d ऑर्बिटल होता है, तो मैंने 5 d ऑर्बिटल दिखा दिए। और फिर मैंने बताया कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, तो इसमें एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग, क्योंकि मॉलिक्यूल है ना, तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होंगे। तो कार्बन का p ऑर्बिटल इसको इलेक्ट्रॉन देता है और ये बॉन्ड बन जाता है, जिसे हम कहते हैं मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग। और ये ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है। अभी ये इनकम्प्लीट एक्सप्लेनेशन है, अब मैं इसकी एक्चुअल डायग्राम आपको दिखाता हूँ। तो ये चीज बेटा आप नोट कर लेना, आप चाहें तो अपनी बुक भी साथ में खोल लें, वहां से आप देख सकते हैं। लो जी, अब हमारा इससे रिलेटेड टॉपिक आता है। देखो मैं यही स्ट्रक्चर बना रहा था, जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनी है ना, यही बना के बता रहा था। अब पेपर में ये वाला टॉपिक आता है खासकर कि एक्सप्लेन सिनर्जिक बॉन्डिंग। व्हाट डू यू मीन बाय सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो ये मैं बता रहा था, जो मैं आपको बॉन्डिंग बता रहा था, ये फाइनल बॉन्डिंग, ये सिनर्जिक बॉन्डिंग की बात कर रहा था। लो जी, अभी हम इसे समझते हैं क्या कहता है ये। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। द मेटल कार्बन बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल हैव सिग्मा एंड पाई करैक्टर। देखो ध्यान से समझना, सिग्मा एंड पाई करैक्टर। समझाता हूं कैसे। देखो कार्बन के पास p ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन के पास भी p ऑर्बिटल है। तो p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ये दिखा दिए। तो ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग का मिक्सचर है ना, 6 हो गए ना। तो आप इस तरह से समझ जाओ, बस 3 है, ज्यादा इसको सोचोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का यूज हो रहा है, जो आपने +1 में पढ़ी है। +1 में हमने पढ़ी थी ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। एक अगर 2 कंबाइन हो रहे हैं तो एक बॉन्डिंग होगा, एक एंटी बॉन्डिंग होगा। अगर 3 कंबाइन हो रहे हैं तो टोटल 6 बन गए, 3 मिला के, तो 3 एंटी बॉन्डिंग और 3 बॉन्डिंग। वही वाला 1s सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, जिसमें हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते थे। तो ये वही वाला कंसेप्ट लगा रहे हैं। अब देखो क्या हुआ, जब इस कार्बन ने इस मेटल, ये लिगेंड है, तो इस कार्बन ने जब इस मेटल से कोलिजन की, तो ये हेड ऑन कोलिजन हुई। हेड ऑन कोलिजन में ये बन गया सिग्मा बॉन्ड, पहला बॉन्ड बन गया सिग्मा बॉन्ड। अब क्या होता है कि जो इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं कार्बन के p में,
वो 2 खाली हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब ये मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो मेटल के जो डी ऑर्बिटल हैं भरे हुए, वो अपना इलेक्ट्रॉन इसको वापस दे देते हैं, बैक बॉन्डिंग कर देते हैं। इस बैक बॉन्डिंग के कारण ये पूरा मॉलिक्यूल स्ट्रांग हो जाता है, स्ट्रांग बॉन्डिंग बना लेता है, और इस स्ट्रांग बॉन्डिंग को हम कहते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। अब मैं पढ़ा रहा हूं, सुनो ध्यान से, फिर मैं सुनूंगा। द मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय डोनेशन ऑफ लोन पेयर। तो कौन सा लोन पेयर? ये वाला लोन पेयर। कार्बन के पास ये लोन पेयर है ना, तो ये अपना लोन पेयर पहले देता है। तो जैसे ये लोन पेयर देगा तो ये पहला बॉन्ड बनेगा सिग्मा, हेड ऑन कोलिजन हो गई carbonyl into the vacant orbital of metal. The metal carbon pi bond is formed by donation of pair of electron from filled d orbital. होता क्या है, जैसे ही ये अपना देता है इलेक्ट्रॉन, तो जो इसके फिल्ड डी ऑर्बिटल हैं ये भी अपने इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेते हैं साइड वे ओवरलैप करके। तो अब ये बन गया पाई बॉन्ड। The metal carbon pi bond is formed by donation of pair of electron from filled d orbital of metal into vacant anti-bonding pi orbital of carbon monoxide. The metal to ligand bonding creates a synergic effect. मतलब बैक बॉन्डिंग पहले इसने बनाया, ये बैक बॉन्डिंग, इसे सिनर्जिक इफेक्ट कह देते हैं, which strengthen the bond between CO and metal. This is called synergic bonding. अब देखो मैं आपसे वन बाय वन इससे पूछने वाला हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो आप देखो कैसे बोलोगे, तो मैं ये आपको बता रहा हूं, आप सुनना जरा कैसे बोलना है। देखो जी, when metal and carbonyl make bond with the ligands make bond with metal, so first of all what happens, they undergo head on collision and form sigma bond. कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है लोन पेयर, तो एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। एट सेम टाइम डी ऑर्बिटल्स मेक बैक बॉन्डिंग विद एंटी पाई स्टार, है ना, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एज अ रिजल्ट सिनर्जिक इफेक्ट इज क्रिएटेड। सिनर्जिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है, एक एटम ने बॉन्ड बनाया, दूसरे एटम ने भी बॉन्ड बना दिया सेम टाइम पे, तो इसमें मजबूती आ जाती है। जैसे मान लो आप आपने किसी आप किसी को पकड़ रहे हो, उसने भी आपको पकड़ लिया, आप दौड़ते हुए किसी को पकड़ रहे हो और दूसरे बच्चे ने भी आपको पकड़ लिया, तो वो बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग बनती है। तो इसी तरह से इसे कहते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो आई होप ये सिनर्जिक बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। सुनिए बेटा, एक बार मैं दोबारा बोलता हूं, आप इसे सुनिए कि सिनर्जिक बॉन्डिंग को आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे। सबसे पहले आप डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद यू विल राइट लाइक दिस। इन कार्बोनिल, carbon has a lone pair. This lone pair may coordinate bond with d orbital of metal. At same time, filled d orbitals donate electron to pi star orbitals of carbonyl. Pi star orbitals of carbonyl. As a result, synergic effect is created. मतलब back bonding हो गई। As a result, synergic effect is created and bond becomes strong. This type of bonding is called synergic bonding. इस तरह से explain करना है। Now see, we are left with one more topic in this chapter. बहुत ही आसान है। टॉपिक का नाम है स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखो, जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो स्टेबल क्यों है? स्टेबल इसलिए है क्योंकि उसके आयंस नहीं बनते। ध्यान से सुनना, जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जब हम उसको पानी में डालते हैं तो जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें, उसका आयंस बनता ही नहीं है, तो वो स्टेबल है। अगर उसके आयंस बन जाएं तो उसे हम बोलेंगे अनस्टेबल। ध्यान रखना जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ। इसको एक्सप्लेन करने के लिए इक्विलिब्रियम कंसेप्ट का यूज किया गया, इसको समझाने के लिए। तो ये बिल्कुल आपका लास्ट टॉपिक है। देखो जी, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन सॉल्यूशन रेफर्स टू डिग्री ऑफ एसोसिएशन between two species involved in the state of equilibrium. The stability of ml होता है metal and ligand, is measured in terms of stability or formation of equilibrium constant K. अब देखो कैसे कह रहा है, मान लो आपके पास मेटल है और लिगेंड है, मेटल और लिगेंड जुड़ गया तो MLN बन जाएगा, जैसे हम लिखते हैं ना FeCN6, तो वैसा बन जाएगा। अब ये उसको तोड़ने की बात कर रहा है, जैसे 1 ml, तो इन सबको छोड़ दो, इन सबका हम कंबाइंड इफेक्ट देखते हैं। इन सबका अगर हम कंबाइंड इफेक्ट देखें और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। अब इसके एंड में आते हैं। The stepwise and overall stability constant are therefore followed by बीटा, मतलब k को उसने बीटा के बराबर बता दिया। अब मैं इसको समझाता हूँ, जरा समझना ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स है।
तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टॉपिक का नाम है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। समझिए ध्यान से, टॉपिक का नाम है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। अब ध्यान से समझना। अब देखो हमने क्या पढ़ा हुआ है, जैसे मेटल है और आपके पास लेटर से 6 लिगेंड है, तो जब ये जुड़ेंगे इक्विलिब्रियम में ले लेते हैं तो Ml6 बनाएगा, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब ये इक्विलिब्रियम में है तो हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लेते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट कह रहे हैं, तो K इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यही हुआ ना। तो ये हो गया Ml6 अपॉन M एंड L की पावर 6। याद आ गया ना। अब देखो अगर नीचे वाली वैल्यू ज्यादा तो आपकी K की वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब आयंस ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। स्टेबिलिटी का मतलब होता है आयंस ना बनना, ये आपका कॉम्प्लेक्स है। अगर कॉम्प्लेक्स का आयन ना बने तो स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी को मेजर करते हैं हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की फॉर्म में K यूज करते हैं, और इस K को हम बीटा भी कह देते हैं, बस यही बता रहा है बीटा 1 या बीटा। अगर मैं ये बोलूं कि K डैश इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K, तो K डैश को मैं बोलूंगा इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट मतलब ये हुआ कि अगर K की वैल्यू ज्यादा तो इनस्टेबिलिटी की वैल्यू कम, मतलब कॉम्प्लेक्स स्टेबल है। बट अगर K की वैल्यू कम तो इनस्टेबिलिटी की ज्यादा। मतलब क्या है कहने का कि अगर K की वैल्यू ज्यादा होगी तो आपका कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, और अगर K की वैल्यू कम होगी तो वो अनस्टेबल होगा। और इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट को हम K डैश से दिखाते हैं और स्टेबिलिटी को बीटा या फिर हम K से दिखाते हैं। तो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से दिखा दिया, और जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये बुकिश फॉर्म में है। तो बुकिश फॉर्म में थोड़ा सा आपको पता ही है, बुकिश लैंग्वेज लिखी होती है। देखो ये दिखा वही चीज रहा है, बट इसने उसको ना स्टेप में तोड़ तोड़ के दिखा दिया कि K1 K2, बाद में उसको कंबाइन कर दिया, बिट्टा बना दिया, फिर उसके नीचे एक वर्ड डाला इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट। द इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब अल्फा डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट। जो आपका बीटा है उसे आप फॉर्मेशन कांस्टेंट बोलिए या K बोलिए इसे। तो ये था आपका टॉपिक रिलेटेड टू स्टेबिलिटी कांस्टेंट। एक बार मैं फिर से बताता हूं, समझिए। स्टेबिलिटी कांस्टेंट के लिए इक्विलिब्रियम का सहारा लिया गया उसको एक्सप्लेन करने के लिए, और ये बताया गया कि जैसे हम इक्विलिब्रियम लिखते हैं उसी तरह से आप इक्विलिब्रियम लिख लो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसे लिखते हैं। तो इसकी वैल्यू होती है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अगर रिएक्टेंट की ज्यादा है तो आपका प्रोडक्ट कम बना है, मतलब अनस्टेबल है। बट अगर K की वैल्यू ज्यादा है तो प्रोडक्ट ज्यादा बना है, मतलब इसके आयंस नहीं बन रहे हैं। इसको नाम दे दिया उन्होंने बीटा स्टेबिलिटी। इनस्टेबिलिटी को K डैश दे दिया, और कोई आपसे पूछे व्हाट इज इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट, तो आप बोलो 1 बाय बीटा। इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट इज 1 बाय बीटा। बीटा मींस K। अगर K की वैल्यू ज्यादा तो इनस्टेबिलिटी कम, मतलब स्टेबल होगा, और K की वैल्यू कम मतलब स्टेबल नहीं है। दैट्स इट, बस इतना ही बताना चाहता है। अब मैं लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं, सुनो ध्यान से। इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट, मैंने क्या सिंबल दिया इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट का? K डैश। द इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट। फॉर्मेशन कांस्टेंट आपका बीटा या K हो गया। तो पेपर में कई बार आता है व्हाट इज इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट, या व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो आप बोलो K डैश इज इक्वल टू 1 बाय बीटा और 1 बाय K। अब आता है हमारा टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, के कौन कौन से फैक्टर हैं जो स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। ये आ चुका है कई बार बोर्ड में, और ये भी आ चुका है ऊपर वाला भी। द नेचर ऑफ सेंट्रल आयन, कि जो सेंट्रल आयन है वो मेटल कैसा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, वीक बॉन्ड बनाता है, क्या चीजें इस तरह से। द ग्रेटर द चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल आयन ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। अगर सेंटर मेटल का चार्ज ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाएगा और स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। नेचर ऑफ लिगेंड, जैसे लिगेंड आपके वीक लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड ऐसे होते हैं ना। इन जनरल मोर बेसिक लिगेंड्स, मोर बेसिक होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल आयन मोर इजिली एंड हेंस रिजल्टिंग इन कॉम्प्लेक्स वेरी स्टेबल। तो नेचर ऑफ लिगेंड में जो बेसिक नेचर के होते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे। किलेट इफेक्ट, तो किलेट में तो एक से ज्यादा बॉन्ड बनता है तो वैसे ही वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।
तो what are the factors which affect the stability? Nature of metal ion means more is a charge on metal ion, stronger is a bond. Nature of ligand, ligand जितना बेसिक होगा, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा. किलेटिंग इफेक्ट, व्हेन किलेशन अकर, किलेशन समझते हो ना, एक किलेशन क्या था, व्हेन बाइडेंटेन और पॉलीडेंटेन लिगेंड्स मेक बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल आयन दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सेस. तो ऐसा ही है, वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी. अब आपका ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है. इसके बाद एक टॉपिक मैं होमवर्क में दे रहा हूँ. उस टॉपिक का नाम है एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. तो ये आप ये खुद पढ़ेंगे, एप्लीकेशन मतलब कहाँ कहाँ पे यूज होता है. तो ये 1 मार्क में एमसीक्यू को रिलेट करते हुए पूछ लेते हैं कि केमिस्ट्री में कहाँ यूज होता है, आपका बायोलॉजिकल सिस्टम में कहाँ यूज होता है, वाटर हार्डनेस, फोटोग्राफी, एज अ कैटलिस्ट, कई जगह पे यूज होता है. तो नॉर्मल सा टॉपिक है, आप इसे पढ़ लेना और इनके कंपाउंड्स को याद रख लेना. तो इस चैप्टर में इतना ही था, जो इसके साथ ये चैप्टर आपका खत्म हो जाता है.